कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कितना खूबसूरत कोट है, दुष्यंत कुमार का है। कितना मोटिवेट करता है कि कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये क्या कहता है? ये कहना चाह रहा है कि कुछ भी जीवन में असंभव नहीं है। ठीक है, संभव को असंभव बनाना आपका काम है, आपकी मेहनत और हमारा डायरेक्शन। अगर आपको घर से निकल के बॉम्बे जाना है तो डायरेक्शन तो सही रहेगी तभी पहुंचेंगे ना। अब आप दिल्ली से चले बॉम्बे के लिए और ट्रेन पकड़ लिए जो है पटना और कलकत्ता का, तो बॉम्बे कैसे पहुंचिएगा? ये तो वास्को डिगामा की तरफ जा कहीं और रहा था, पहुंच कहीं और गया। तो भैया ये ज्यादा जरूरी है कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हमारे जैसा गारंटीड क्वेश्चंस आने की बात और पढ़ाने का और एक्सपीरियंस का जो जमावड़ा है वो डिफरेंट है। तो इस पे हम लोग कल बात किए थे कि भारत की सामाजिक आर्थिक विकास कैसे सुनिश्चित होगी, क्या क्या उसके तहत जो है स्कीम्स लानी पड़ेगी, उसका पर्पस क्या है और उसका प्लान क्या है, कैसे देश की दुर्दशा सुधरेगी। एक लाइन में रामबाण वर्ड है। एप्पल के जो मालिक थे या हैं, क्या नाम था, क्या नाम था उनका? दो अक्षर का नाम है एप्पल का ओनर। हाँ, इस पे टाइप करना यार, मैं भूल रहा हूँ। खैर, नाम में क्या रखा है वाली बात है, मैं मेरे दिमाग से उतर रहा है। नहीं, ये नहीं, मालिक ओनर। तो उन्होंने एक बात कही थी, नाम देख लेंगे। उन्होंने ये बात कही थी कि मैंने जीवन में अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केटिंग नहीं किया। तो फिर उन लोगों ने पूछा कि आप कैसे इतना सफल हो गए? दुनिया में एप्पल नंबर 1 पे है ना, मोबाइल सोबाइल ये सब चीज़ों में। अरे तुम, स्टीव जॉब्स, गुड। स्टीव जॉब्स का स्टेटमेंट मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं देखा था। उन्होंने बोला कि मैंने जीवन में कभी क्या नहीं किया, मार्केटिंग नहीं किया। अब आप देखिए, देखो फोटो आ गया उनकी। तो कहने का मतलब ये है कि उनका सारा बिजनेस उनके इंट्यूशन पे था। वो कहते थे कि यार ऐसे करूंगा, ऐसे बनाऊंगा तो ऐसे हो जाएगा पक्का। और कभी मार्केटिंग पे 1 रुपया खर्चा नहीं किया बंदे। वही चीज़ मैं महसूस कर रहा था कि हमारे साथ ये फीलिंग है, हमें इंट्यूशन होता है, आभास होता है कि ये आएगा, ये नहीं आएगा, ऐसे आएगा, वैसे आएगा। ये सब चीज़ें फीलिंग्स है जो अपने आप आती है, इंट्यूशन। तो हम बात कर रहे थे पीछे सामाजिक आर्थिक विकास देश की कैसे जो है मजबूत होगी, उसके लिए क्या क्या पर्पस है, क्या प्लान है। तो उसी में लास्ट में था संतुलित क्षेत्रीय विकास। कल हम इसको भूल गए थे क्योंकि यहाँ ख़त्म कर दिए थे। तो ये संतुलित क्षेत्रीय विकास जो वर्ड है, ये भैया ढंग से समझ लेना, ये एक वर्ड बड़ा खतरनाक है। ये क्षेत्रीय विकास तो आप जानते ही जानते हैं, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। तो क्षेत्रीय विकास आप जानते हैं, ये कह रहा है संतुलित क्षेत्रीय विकास। तो संतुलित क्षेत्रीय विकास का क्या मतलब है? नॉर्थ साउथ, ठीक है, और ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो आप इस कंट्री के चारों डायरेक्शंस को समरूप ढंग से, बराबरी के ढंग से विकास करना। अब आप सोचिए कि पूरब में, ईस्टर्न में जो 7-8 सिस्टर्स कही जाती है, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल, उधर का विकास है जितना नॉर्थ में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में है? नहीं है ना। उसी तरह साउथ में विकास सबसे अच्छा है, उसके बाद नॉर्थ, उसके बाद वेस्ट और नॉर्थ।
कि नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, ये तीन तो इंडिया के अच्छे विकसित राज्य हैं, लेकिन आपको सुन के ताज्जुब होगा कि जो पूरब का क्षेत्र है उसकी स्थिति खराब है। वो टोटल किस पे डिपेंडेंट है? सरकार के द्वारा दिए गए बजट ग्रांट पे। उनके यहाँ कर्मचारियों की तनख्वाह भी उसी से मिलती है, ध्यान दीजिए। वो इसलिए क्योंकि उनके पास ना प्राइमरी सेक्टर कृषि मजबूत है, ना इंडस्ट्रीज मजबूत है, ना सर्विस सेक्टर मजबूत है। खेती के लिए ज़मीनें कम हैं, पहाड़ी एरिया है, झूम खेती कर नहीं सकते। झूम खेती सुने हैं ना? झूम बराबर झूम शराबी वाला झूम नहीं यार। झूम खेती का मतलब होता है कि आप पर्टिकुलर एक जगह को जो है खेती करते हैं पहाड़ों पे या उसके तलहट्टी में, और अगले साल फिर इसको छोड़ के फिर यहाँ का ग्रास लैंड काटते हैं, फिर यहाँ करते हैं, फिर यहाँ चले जाते हैं तीसरे साल। तो इससे नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है? कि लैंडस्लाइड बढ़ रहा है, रूट्स जो ज़मीनों को पकड़े हुए रहती है वो ढीली पड़ जा रही है, बारिश में यहाँ की मिट्टी कट जाती है। फिर उन्होंने यहाँ किया तो झूम खेती पे लगभग प्रतिबंध किया गया है। तो संतुलित क्षेत्रीय विकास से आशा यह है कि भारत के हर क्षेत्रों का विकास इस तरीके से किया जाए कि समावेशी विकास वहाँ संभव हो सके। बस। तो संतुलित क्षेत्रीय विकास करने के लिए क्या तरीके हैं कि आप उनको माइक्रो फाइनेंसिंग करिए, फिनेंशियल इंक्लूजन लाइए, और जितने तरीके की सरकारी योजनाएं हैं उसको ठीक ठीक ढंग से जो है क्रियान्वित करिए। क्योंकि संतुलित क्षेत्रीय विकास खास तौर से ये जो ईस्ट वाला सेक्टर है, तो ये जो ईस्ट वाला सेक्टर है ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्यों? ये पूछेगा कि संतुलित क्षेत्रीय विकास में पूर्वोत्तर राज्यों के ऊपर ध्यान देना, फोकस करना क्यों जरूरी है, क्यों न्यायोचित है? बिहार के बारे में तो डिमांड वो करते रहते हैं कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, आर्थिक पैकेज दिया जाए। ये क्यों जरूरी है? इसका जरूरत सबसे ज़्यादा इंडिया को क्यों है? क्योंकि ये बॉर्डर जो लगता है, ये जो बॉर्डर लगता है कहाँ कहाँ लगता है? एक तो चाइना से लगता है, सिक्किम का। इधर जो है आप चलेंगे तो बांग्लादेश से लगता है, इधर चलेंगे तो भूटान, इधर, और इधर आइए तो आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, म्यांमार। वेरी गुड। और इसमें मिजोरम है जिसके म्यांमार के साथ बॉर्डर लगता है, और वहाँ पे इलीगल ट्रेड बहुत होता है, जैसे नेपाल के साथ इधर नेपाल है। तो ये इतने दूसरे देशों से घिरा हुआ क्षेत्र है, समझ लीजिए। इसीलिए इसका विकास जो है सबसे ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। अदरवाइज अगर वो असंतुष्ट होंगे तो क्या होगा? सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। भाई जब आदमी को खाने को नहीं मिलेगा तो भूख तो सबसे बड़ी खराब चीज है ना। तो भूखों कब तक रहेगा? वो दूसरे के प्रलोभन में डाइल्यूट इंक्लाइन हो ही जाएगा। तो यहाँ पे म्यांमार हो चाहे इधर नेपाल हो, यहाँ पे इलीगल ट्रेड बहुत होता है। इलीगल ट्रेड का मतलब कि बिना ड्यूटी, बिना टैक्स दिए, बिना कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क दिए। होता क्या है कि इधर से बर्मा से लोग जो है सुबह सुबह रात के 4 बजे जब आप सोते रहते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट, साग भाजी से लेके फल फ्रूट से लेके अन्न वगैरह लेके म्यांमार से इंडिया के सीमा में इलीगली घुस जाते हैं, और सुबह के 7-8 बजे तक बेच के फिर वापस चले जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉर्डर जो है वो फेंस्ड नहीं है, और ना ही कोई हार्ड रॉक से कोई दीवार बनी है, खुला है। कुछ कुछ बनी है, कुछ खुला है, जैसे भारत नेपाल के बीच है, वहाँ भी इलीगल ट्रेड होता है। इसीलिए एसएसबी बना। एसएसबी देखिए आ गया, सीमा सुरक्षा बल बनाने के पीछे सरकार की क्या मंशा थी? एक ही उद्देश्य था कि सरकार जो है उन सीमाओं पे फोर्स तैनात करके अवैध व्यापार को रोके, जिसके थ्रू भारत को सीमा शुल्क
प्राप्त जो होना चाहिए था, कस्टम ड्यूटी इंग्लिश में, हिंदी में सीमा शुल्क, वो प्राप्त नहीं हो पा रहा था। उसमें तमाम पिलफरेज हो जा रहे थे, खत्म हो जा रहे थे। तो ये देखिए पॉलिटी में क्वेश्चन चला गया, ये इंटरनेशनल रिलेशन और डिफेंस में भी आ जाएगा ये, कि भारत के जो बॉर्डर है, सीमाएं हैं, वो कितनी सुरक्षित है, और उनका क्लियर कट हार्ड दीवार या कुछ उस टाइप का कंसेप्ट नहीं होने की वजह से क्या क्या नुकसान है, और सरकार ने क्या प्रयास किए। तो नुकसान में तो मेन सीमा शुल्क है, दूसरा घुसपैठ है, तीसरा रोहिंग्या की जो समस्या की बात होती है उसी घुसपैठ से आए हैं, चौथा भारत की संप्रभुता एकता के लिए भी खतरा है, जासूसी होती है। तो 5-6 बता दिए, हो गया भारत की सीमाओं को जो है कैसे समस्या है, और उनको कैसे ठीक करेंगे। अगला होगा क्वेश्चन, मान लीजिए कि उनको कैसे ठीक करेंगे, तो एक शब्द मैं बता रहा हूं, उसको याद रखिएगा। इसको ठीक करने का पहला तरीका तो फेंसिंग वेंसिंग हो गया, मजबूत, जैसे पाकिस्तान के साथ है। खर्चीला भी तो है, कम खर्चीला है। फेंसिंग कराना या बाउंड्री वाल बनाना 10 फीट 12 फीट बहुत खर्चा है, खैर, लेकिन वो करना पड़ेगा, खर्चा है तो क्या है, करना पड़ेगा। दूसरा जो है, इसमें सबसे बड़ा काम जो भारत सरकार ने किया है, एसएसबी का गठन करके, सीमा सुरक्षा सशस्त्र सीमा बल। तो सीमा सुरक्षा बल अलग है, बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये एसएसबी है, सीमा सशस्त्र बल। एक तो इसको बनाया, दूसरा भारत सरकार ने कुछ सालों पहले एक संगठन बनाया, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एलपीआई, लिख लो इसे। देखो संतुलित क्षेत्रीय विकास घुस गया ज्योग्राफी और डिफेंस में। तो ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका क्या काम है? इसका एक ही काम है कि जहां जहां पे बॉर्डर पे एंट्री पॉइंट बना हुआ है, विदेशी सीमा और भारत की सीमा, वहां पे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आईसीपी, वहां पे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बना रही है, बन गई है। ये 2006 में बना था एलपीआई जो है, ये गृह मंत्रालय का अधीन है, बॉर्डर लैंड मैनेजमेंट विभाग है उसका। वो सब जानने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये जानिए कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत के दूसरे देशों के साथ सीमाओं पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के माध्यम से अवैध व्यापार को नियंत्रित करती है, जो सीमा शुल्क दिए बिना भारत की सीमा में प्रवेश कर जाते थे। तो एलपीआई क्या करती है कि जो भी बॉर्डर लाइन स्टेट्स के साथ दूसरे देशों से एंट्री है, यहाँ पे आईसीपी बना दिया है। बीरगंज रक्सौल में बना है, बड़ी लंबा जाम रहता है। नेपाल के साथ तमाम छितौनी वगैरह में बना है, पोखरा में बना है। आप चले जाइएगा वहाँ क्या बोलते हैं, त्रिपुरा, अगरतला में बना है। तो कई जगह उन्होंने जो है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बना रखा है, जिसके द्वारा इलीगल ट्रेड को रोकने में मदद मिलती है, और बिना सीमा शुल्क दिए कोई माल, कोई उत्पाद भारत के सीमा में नहीं आ सकता है। क्लियर है? तो संतुलित क्षेत्रीय विकास का मतलब समझ गए कि सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, वो सब चीज़ें आ जाएगी। और आप बताएंगे कि ईस्ट में ही प्रॉब्लम ज़्यादा है, बाकी जगह प्रॉब्लम कम है, क्योंकि वो इतने स्टेट्स, इतने कंट्री से लगता है, और उसके लगने के कारण इलीगल ट्रेड होता है, जिससे सीमा शुल्क की चोरी हो जाती है, सरकार को नुकसान होता है, अवैध घुसपैठ होती है, और ये सामरिक दृष्टिकोण और आर्थिक दृष्टिकोण दोनों तरीके से जो है चुनौतीपूर्ण है, गलत है। इसको ठीक किया जाना न्यायोचित है या युक्ति युक्त है, बस खत्म, इतना लिख दीजिए। और कैसे है एलपीआई, आईसीपी, ये सब बात डाल दीजिए उसमें। क्लियर है? आगे चलिए। तो संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए तमाम योजनाएं हैं नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट की योजनाओं में जो कैसे विकास होगा वो बताया। उसके अलावा एक दो चीज़ और है, इसके लिए एक अलग ही नॉर्थ ईस्ट, एक मिनट,
डोनर, इसके लिए एक अलग मंत्रालय है, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, डोनर बोलते हैं, DONER, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसको सरकार हर साल एक बजट देती है। इसका बजट लगभग इस समय 70 से 75 हजार करोड़ है। और दुख की बात यह है कि वो पैसा पूरा का पूरा खर्च नहीं कर पाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। भारत सरकार को देने में पैसे में कमी नहीं है, इसका 70-75 हजार करोड़ में से हर साल 10-20 हजार करोड़ बच जाता है, खर्चा नहीं होता। क्यों नहीं खर्चा होता? क्योंकि सरकार जो है वहाँ की नॉर्थ ईस्ट में वो बहुत एंथू में नहीं रहती कि हम बजट ले और अपना काम करें। ठीक है, राम राम चल रहा है, बढ़िया दाल रोटी चल रही है, क्या करना है यार, इस टाइप की थॉट प्रोसेस है थोड़ा। लोग वहाँ के ट्रेडिशनल हैं, 6 बजे 5 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, खाने के लिए आपको अगर 6 बजे तक ऑर्डर नहीं दिया तो रात का डिनर भूल जाइए, क्योंकि दुकानें सब शट डाउन हो जाती है। आप खाना लेके अपने घर में रख लीजिए, होटल में रख लीजिए, होटल वाला भी कहेगा लास्ट 8 बजे के बाद नमस्कार। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो वो डोनर हो गया, LPI हो गया, इसके साथ ICP जुड़ गया। तो इस तरीके से इस क्षेत्र का नॉर्थ ईस्ट रीजन का विकास संभव है। आगे चलिए, तो संतुलित क्षेत्रीय विकास क्लियर है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अभिलक्षण, हिंदी में अभिलक्षण लिखा है। किस चीज का कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो मिला होगा ना हाई स्कूल में मैट्रिक पास करते समय, ये वही कैरेक्टर है। चरित्र क्या है किसका? सामाजिक आर्थिक विकास पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो उसका कैरेक्टर क्या है? ये कैरेक्टर है उसका कि भाई क्या लक्षण, सिम्टम्स क्या है आर्थिक सामाजिक विकास के। तो आर्थिक संगठन की एक प्रणाली, जो सब बातें हम बता चुके हैं वो सब मिला करके लिख सकते हैं 2 लाइन कि आर्थिक संगठन की एक प्रणाली, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की एक सिस्टम होना चाहिए ना। वो सिस्टम क्या है? डोनर है, LPI है, ये सब चीज़ें जो है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, माइक्रो फाइनेंसिंग है, ये सब चीज़ें जो है एक ऑर्गेनाइजेशनल रूप में काम करती है। और उसके काम करने से जो है सामाजिक आर्थिक विकास जो है देश में होता है। तो जितनी बातें पढ़ लिए आप, वही चीज़ें हैं, उसी को एलाबरेट कर दीजिए। दूसरा है लक्ष्य प्राथमिकताओं का निर्धारण। बट नेचुरल, घर में भी टारगेट आप फिक्स करते हैं कि इस साल मुझे ये काम करना है, 2023 का IAS क्रैक करना है, आपने लक्ष्य निर्धारण किया और प्रायोरिटाइज किया कि भाई सब काम एक तरफ, पढ़ाई पहले, करते हैं ना। तो वही सेम चीज़ है, लक्ष्य प्राथमिकताओं का निर्धारण कैसे होगा? डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन विच इज प्रिवेल्स इन दैट एरिया। तो लक्ष्य प्राथमिकताओं का निर्धारण करेंगे, सेंट्रलाइज प्लानिंग करेंगे, भारत सरकार खुद करती है कि नहीं? प्लानिंग डोनर बनाया हुआ है उस एरिया के लिए, तो सेंट्रलाइज प्लानिंग करके हर स्टेट को जो रिक्वायरमेंट है जस्टिफाइड, वहाँ पे पैसे का पेनिट्रेशन होता है, तो वो केंद्रीकृत नियोजन हो गया। निश्चित अवधि, टाइम बाउंड रखिए कि ये स्कीम इतने साल तक ही चलेगी। ऐसा तो है नहीं कि अनंत काल तक आप चलाएंगे। जब आप पॉलिसी फ्रेमिंग करते हैं भारत सरकार में, जो पोस्टिंग होगी आपकी, तो पॉलिसी फ्रेमिंग आप करेंगे, ये थोड़ा जान लीजिए, नहीं तो वो DM साहब की तरफ ही डांट सुनना पड़ेगा कोर्ट में। तो ये पॉलिसी फ्रेमिंग कौन करेगा? अब आप कहेंगे साहब मुझे सीनियर से पूछना पड़ेगा, तो वो कहेगा यूजलेस। हेलो, अरे ड्राफ्ट तो तैयार करो, पहले नमूना तो बनाओ, कार्य प्रणाली बनाओ, मेथोडोलॉजी बनाओ। हम, मुझे याद है कि 10-10 पन्ने की हम ड्राफ्टिंग बनाते थे। तो ये जो है कैसे बनेगा? ये निश्चित अवधि के लिए बनेगा, उसमें आपको डालना पड़ता है ये स्कीम है, इतने साल तक चलेगी, इसमें इतना खर्चा होगा, ये होगा। तो पर्टिकुलर फिक्स्ड पीरियड होगा, चाहे वो पीरियड कुछ भी हो सकता है, 1 साल से लेकर 10 साल, 5 साल, 4 साल, जो मर्जी बनाने बनाओ यार, लेकिन उसमें ये चीज़ डालना जरूर। नहीं तो बाद में जवाबदेही हो जाएगी आपकी, जब आप ट्रांसफर हो जाएंगे तब भी, एंडलेस चला दिया तो हंसेंगे सब, लेकिन ये होगा कि शुरुआत किसने किया? तो सबसे ज़्यादा गाज उसी पे गिरती है जिसने शुरुआत किया होगा। अब भारत सरकार में शुरुआत जो है मिनिमम कलेक्टर के लेवल का जो अफसर उससे होती है, उससे नीचे कोई होती नहीं है, और मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है। तो फंसे कौन? डिप्टी सेक्रेटरी से लेकर सेक्रेटरी तक, जिसमें कोल घोटाला हुआ, गुप्ता जी सेक्रेटरी थे, फंस गए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने देखा क्यों नहीं, आपका न देखना ही क्राइम है, जबकि उन्होंने साइन वाइन कुछ नहीं किया था। खैर, निश्चित अवधि के लिए बनाइएगा और उसमें शासकीय विनियमन एवं नियंत्रण, गवर्नमेंट का रेगुलेशन और कंट्रोल मैकेनिज्म जरूर डालिएगा। उसमें एक चीज जरूर लिखिएगा कि इस नियमों का, इस नीति का क्रियान्वयन से पूर्व संबंधित अधिकारी, इस पॉलिसी के क्रियान्वयन से पूर्व संबंधित अधिकारी द्वारा इसे देख लिया जाए ताकि आपकी जान बची रहे। आप कहेंगे मैंने तो लिखा ही था इसमें। आप इम्प्लीमेंट तो करते नहीं है, पॉलिसी तो बनाते हैं मंत्रालय में, इम्प्लीमेंट तो फील्ड में करेगा ना, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी करेगा, डीएम करेगा, जिसके विभाग का होगा वो करेगा, हेल्थ का होगा तो जिला चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट करेगा। तो आपने अगर पॉलिसी में लिख दिया है तो आप सुरक्षित हैं। इसीलिए मैंने बोला है कि शासकीय विनियमन और नियंत्रण आप लिख दीजिए कि फील्ड में अधिकारी इंचार्ज प्रभारी, पद वद छोड़ दीजिए, आप खाली प्रभारी लिख दीजिए। प्रभारी इन्हें इंचार्ज, इंचार्ज चीफ सेक्रेटरी भी हो सकता है और क्लर्क भी हो सकता है। और आपने लिख दिया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो कहेगा सिर्फ मैं ही देखूंगा, बाकी लोग की मुक्ति मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें पॉलिसी बनाने में ध्यान रखनी पड़ती है। तो शासकीय विनियमन और नियंत्रण के लिए आप निश्चित अवधि का उसमें टाइम देते हुए ये जरूर मेंशन कर दें कि संबंधित अधिकारी या संबंधित विभागाध्यक्ष इस पॉलिसी के क्रियान्वयन से पूर्व इसकी शर्तों को देख लें और सुनिश्चित करें कि ये उसी हिसाब से बना है। क्लियर है? शासकीय विनियमन एवं नियंत्रण। अब देखिए, नियोजन जरूरी क्यों है? प्लानिंग तो कर लिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दिए कि कैसे कैसे चीज़ों को डालिएगा, तो महत्व क्यों है ये जानना जरूरी है। हर चीज का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होता है। इसका भी इम्पोर्टेंस क्यों है भाई? तो पहला इम्पोर्टेंस है विश्वसनीय सांख्यिकी डाटा। अब आप, जैसे हमने आपको बताया था अभी सुबह सुबह अखबार को पढ़ाते समय कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि 2 जून की रोटी, तो ये डाटा चाहिए ना। और ये डाटा कैसे मिलेगा? जब आप प्लानिंग करेंगे कि ये हमारा टारगेट है, ये चीज़ें मीट होनी है, ये कंडीशंस है। तो जब आप औपचारिक ढंग से नीति निर्माण करेंगे तो विश्वसनीय डाटा मिलेगी, रिलायबल होगी वो, अदरवाइज होगी नहीं। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो रिकॉर्ड होना चाहिए ना। तो प्लानिंग स्टेज पे उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से पूर्व जो आपने पॉलिसी मेकिंग प्लान बनाया, वो पॉलिसी मेकिंग प्लान का महत्व ये है कि उससे डाटा मिलेगा। थोड़ा कठिन हो गया थ्योरेटिकल, इसीलिए भक हो गए। और इसी को घर के स्टाइल में समझा दें तो सब आसान हो जाएगा। घर के स्टाइल में ये है कि गार्जियन जो मुखिया है, फादर आपका या ग्रैंड फादर, उसको ये डाटा कैसे मिलेगा कि तुम कितना कमाए जी राम रहीम, तुम कितना कमा के लाए, कितना खर्चा हुआ। तो वो सब चीज़ें जब प्लानिंग करके चलेगा कि भाई महीने में मुझे बताना है कि तुम प्रतिदिन कितना कमाए थे, कितना खर्च किए थे, कहाँ कहाँ खर्च किए थे, ठीक है। तब उससे जो डाटा निकलेगा कि अच्छा बेटा 1,000 रुपया महीना कमाए और 700 तुमने अपने ऊपर खर्चा कर लिया, जिसमें 150 रुपया के मूवी का टिकट वो जरूरी था, क्या गए मूवी देखने। अच्छा ये जो है 50 रुपया का चाउमीन खा गए 2 दोस्तों में, ये भी फालतू खर्चा कर रहा है तुम। तो पिताजी जो है एक आंकड़ा तैयार करेंगे कि ये मिस्टर ए हमारा बेटा है, बी है और सी बेटी है, और ये मद जब आप देंगे कि ये मूवी टिकट, चाउमीन खाना, रेस्तरां में जाना, चाय पीना, किताब खरीदना, ये सब हेड बनाइएगा, तो कहेंगे ना कि कहाँ कहाँ खर्चा किए हो। तो वो जरूरी है या अनावश्यक खर्चों पे कंट्रोल करने की बात करेंगे। यही होता है ना घर में, सेम होता है देश में यार, कुछ भी अलग नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, बस थ्योरेटिकल बात हमने थोड़ी बोल दी तो आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो गए कि यार क्या पढ़ा रहे हैं। विश्वसनीय सांख्यिकी डाटा जरूरी है, और क्यों जरूरी है वो आपको सब मालूम ही है, ताकि अगले बार की प्लानिंग उसी हिसाब से की जा सके।
ताकि उसमें जो ज़रूरत है उसको और सुधारा जा सके, मॉडिफाई किया जा सके। और टारगेट ग्रुप तक कैसे पहुंचेंगे उसके लिए आंकड़े चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से विश्वसनीय सांख्यिकी डाटा मिलेगी और उसको क्या यूज होगा वो है। उसके बाद कह रहा है कि आर्थिक संगठन, प्लानिंग कमीशन जिसका नया नाम नीति आयोग है, वो आप जानते हैं, उसको पढ़ाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। प्रत्येक सेक्टर माने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इस पे जो सरकार की नज़र रहेगी कि क्या परफॉर्मेंस किस सेक्टर के द्वारा किया जा रहा है और उसमें क्या रेगुलेशन की ज़रूरत है, कृषि बिल में कैसे किया जाए, लैंड लीजिंग कैसे किया जाए, कृषि को प्रमोट करने के लिए क्या किया जाए, कृषि के साथ डबल आय बढ़ाने के लिए एनिमल रीडिंग क्या की जाए, सारी चीज़ें जो है आपको नियोजन करने के आधार पे मिलेगी। ठीक है ना। उसके बाद है प्रॉपर फिक्सेशन ऑफ टारगेट एंड प्रायोरिटी। प्रॉपर पी छुटा है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि राम ने कितना कमाया, श्याम ने कितना कमाया और ममता बेटी ने कितना कमाया। तो जब आपको ये पता चल जाएगा तो अगले साल का टारगेट आप इसके हिसाब से सेट करेंगे कि तुम पिछली बार 1200 कमाए थे, इस साल 1500 कमाओगे। तुम 600 खर्चा किए थे, इस बार 550 करोगे। बहुत खर्चा करते हो। तो सिंपल यार, पूरा देश, पूरा विश्व, सिर्फ आप अपने घर को एक छोटा सा विश्व मान के सुन लीजिए, समझ लीजिए, और जो आपके दिमाग में वो आइडिया आता है वो लिख दीजिए। सेम। चलिए आगे बढ़िए। प्लानिंग के कितने प्रकार है ये कह रहा है, टाइप। कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि प्लानिंग के, आर्थिक नियोजन के कितने टाइप हैं, कितने प्रकार है, कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आप सोचेंगे क्यों नहीं आएगा, अब इंट्यूशन है हमारा, क्योंकि ये सब थ्योरेटिकल है क्वेश्चन, थ्योरेटिकल है और साथ में बोरिंग टाइप का है। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है कि नियोजन कितने प्रकार का होता है। ये आप हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए में पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में, वही काम आता है, उसके बाद खत्म। सरकार आपसे ये कतई नहीं जानना चाहती है कि भैया नियोजन कितने प्रकार का होता है। वो ये जानना चाहती है कि नियोजन क्यों जरूरी है और कैसे करोगे, बस। और ना आपको 36 प्रकार के राइटर का, लेखक का, अथर का डेफिनेशन जानना चाहती है जो आप लिखने लगते हैं कि नरगसे के अनुसार आर्थिक नियोजन से अभिप्राय ये है, लिखते हैं ना बीए एमए के एग्जाम में। वो सब नहीं लिखना है यहाँ। एक तो क्वेश्चन नहीं आएगा उस टाइप से, दूसरा आ भी गया तो वैसे तो लिखना ही नहीं है। भले उसी का डेफिनेशन लिख दीजिए और उसमें नाम छोड़ दीजिए, ये प्रूफ, ये इससे रिफ्लेक्ट होगा कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो प्रकार का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसका यूज कैसे होगा ये मैं बताना चाह रहा हूँ। मेन बात ये है। ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी के आधार पे नियोजन का प्रकार हो सकता है। पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या होती है? देश की सत्ता के द्वारा, देश की सरकार के द्वारा, देश के नियंत्रकों द्वारा पॉलिटिकल वैल्यूज, राजनीतिक मूल्य व्यवस्था और राजनीतिक सशक्तिकरण को ध्यान में रख करके बनाया गया आर्थिक नियोजन। ठीक है। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी, राजनीतिक दर्शन क्या होता है? राजनीतिक दर्शन का मतलब ही यही होता है कि राजनीतिक व्यवस्था के मूल्यों, ये मूल्य का मतलब वो मूल्य मत समझ जाना प्राइस वाला, ये वैल्यूज है। नहीं तो आप देखेंगे कि किताबों पे लिखा रहता है मूल्य, वो मूल्य नहीं है। ये समझ रहे हैं रेलवी कि ये मूल्य कुछ और है। ये मूल्य क्या है? हाई डिग्री ऑफ नॉर्म्स। अब आप कहेंगे हाई डिग्री ऑफ नॉर्म्स कहाँ से आ गया? ये क्या चीज़ है? कौन बीएमए की डिग्री है भाई? हाई डिग्री नॉर्म्स, ये डिग्री वो तो डिग्री है नहीं, ये कोण वाली डिग्री है। 90 डिग्री, 180, ये वाला डिग्री है। तो हाई डिग्री ऑफ नॉर्म्स का मतलब हुआ कि जो समाज में, देश में नियम कायदे प्रतिमान हैं, उनको उच्च डिग्री पे, 360 डिग्री से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो 340 डिग्री पे उनका मूल्यांकन करना। ये है, ये लिखने की पढ़ने की चीज़ नहीं है, लेकिन ये जानने की चीज़ है। तो फिलोसफिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी के बेसिस पे
कि पॉलिटिकल सोच, राजनीतिक सोच हमारे देश में क्या है, राजनीतिक दर्शन क्या है, तो एक ही है जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि राजनीतिक दर्शन से आप क्या समझते हैं, देश की राजनीतिक फिलॉसफी से, तो आप सिर्फ प्रियम्बल को पढ़िए जो पढ़े हैं, और उसमें जितने एडजेक्टिव्स हैं उसे उठा लीजिए, वही पॉलिटिकल फिलॉसफी है। समझ गए? पॉलिटिकल फिलॉसफी पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैं कल परसों या कल पढ़ रहा था। राजनीतिक दर्शन क्या है, तो वही है जो प्रियम्बल में जो एडजेक्टिव्स, एक क्वेश्चन ये भी आया था कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित विभिन्न विशेषणों को रेखांकित करिए। अब आप कहेंगे यार ये क्या पूछ रहा है, ये अभी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव पढ़ने के पढ़े कह रहा है क्या? तो विशेषण आप पढ़े हैं, विशेषण माने किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के गुण को जो बताता है। तो प्रस्तावना जो है संविधान के पूरा गुण को तो बताता है, कैरेक्टर को तो बताता है कि तुम्हारा चरित्र क्या है, तुम्हारा चरित्र प्रमाण पत्र क्या है, उस प्रस्तावना में लिखा है। अब प्रस्तावना में लिखने का मतलब वही पॉलिटिकल फिलॉसफी है, वही सब राजनीतिक दर्शन है जिसको सरकार को और आपको लेना देना है। क्लियर है? ओके। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी के ध्यान में रख के सरकार योजनाएं बनाती है, क्योंकि पॉलिटिकल फिलॉसफी हमारे देश की क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ और फिनेंशियल इंक्लूजन। फिर आ गया दूसरा, चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इंटरवल, समय के अंतराल पर, जैसे पंचवर्षीय योजना, जैसे रोलिंग प्लान योजना, बस ये है टाइम इंटरवल पे। मंथली या छमाही कोई स्कीम जो है भारत सरकार नहीं बनाती, मिनिमम एनुअल बनाती है वार्षिक, क्योंकि बहुत टाइम लगता है ना बनाने में। पता चला 3 महीने बीत गया बनाते बनाते, 9 महीना 8 महीना रह गया। ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरिया, देख लीजिए ये आ गया फिर जो हम पढ़ा चुके अभी, संतुलित क्षेत्रीय विकास। तो ये बोल रहा है कि इसके आधार पे भी जो है प्लानिंग किया जाना चाहिए, और क्या देश में भौगोलिक क्षेत्रता के आधार पर राजनीतिक नियोजन, आर्थिक राजनीतिक नियोजन उपलब्ध है? ये क्वेश्चन बन गया। तो है ना? कैसे है वो मैंने आपको पीछे बता ही चुका हूँ। तो उसके लिए डोनर मिनिस्ट्री है, एलपीआई है, आईसीपी है, वो सब चीज़ें बता चुका हूँ। तो ज्योग्राफिकल आधार पे भी प्लानिंग मस्ट है, अदरवाइज क्या प्रॉब्लम आएगी मैं वो भी बता चुका हूँ। क्लियर? अब आगे चलिए, लास्ट, अच्छा क्वेश्चन आ गया, बढ़िया है, गुड। इस पर हमने क्वेश्चन सेट किया एक, बाकी तो क्वेश्चन आपसे चलते डिस्कशन क्लास में हो ही रहा है। एक क्वेश्चन है कि किस प्रकार गरीबी का दुष्चक्र सामाजिक आर्थिक विकास की गति को मंद करता है। गरीबी का दुष्चक्र एक प्रिंसिपल है नरगिसे का। वो कहता है कि एक ये व्यक्ति गरीब है क्योंकि वो गरीब है। उनका कहना था कि गरीब है तो इसके पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो क्या करेगा ये, जब पैसा ही नहीं है तो कुछ निवेश नहीं करेगा, कोई पूंजी नहीं होगी तो उसके पास काम नहीं होगा, तो फिर गरीब का गरीब ही रह गया। लेकिन ये नरगिसे की थ्योरी जो है मेरे हिसाब से फेल है, क्योंकि ऐसे काम दुनिया में बहुत हैं जो आप बिना पैसे के कर सकते हैं। आप ये दावा नहीं कर सकते कि अरे साहब मैं क्या करता, मैं तो गरीब हूँ, पैसा ही नहीं है कि कुछ दुकान करूँ, पैसा ही नहीं है कि मैं कुछ काम करूँ, पैसा नहीं है कि मैं कहीं लगाऊँ, इन्वेस्ट करूँ, ये सब बकवास करेगा। लेकिन मेरा कहना ये है कि दुनिया में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जहाँ पे निवेश की जरूरत नहीं है, नो निवेश, नो इन्वेस्टमेंट। ऐसे बहुत सारे काम है भाई। अब आप पूछेंगे साहब ऐसा कौन सा काम है, वो आपको हम पहले शायद बता चुके हैं पिछले क्लास में कभी। तो आप जो है फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग मतलब आप में कुछ ना कुछ क्वालिटी तो भगवान आपको पैदा करते समय दे ही दिए होंगे। कोई दुनिया में 700-800 करोड़ में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसमें कुछ स्पेशल फीचर्स ना हो जो बाकी लोगों में ना हो। अगर मिस्टर शांता ड्राइवरी करते हैं तो आप और हम नहीं कर सकते ना। कोई बहुत अच्छा गाना गाता है तो वो उसका गॉड गिफ्टेड पैदाइशी एट्रीब्यूट्स हुआ ना। कोई बहुत अच्छा डांस करता है वो भी उसका पैदाइशी गुण हुआ ना। तो कोई भी व्यक्ति
ऐसा नहीं हो सकता जिसके पास स्पेशल फीचर्स ना हो। तो गरीबी का दुष्चक्र जो कह रहा है कि गति को मंद करता है, ये बात ट्रेडिशनल वे में कही जा सकती है, लेकिन आज की डेट में क्या ये प्रासंगिक है? नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि जो गरीब गरीब रह गया वो बात हो गई खत्म। अब उस गरीब को फ्रीलांसिंग करके पैसे कमाने के लिए आधुनिक जीवन में तमाम स्रोत है, जैसे यूट्यूब चैनल। आज देखिए गांव के बाल बच्चे जो हैं डांस वांस करते हैं, अब डाल देते हैं उस पर। कितने बच्चे जो है यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं। तो कहाँ गरीबी का दुष्चक्र उसकी गति? वो तो गरीब था, इसके लिए वो प्रमोशन का काम कर गया गरीब होना। आप सक्षम है तो कहेंगे हम डांस वांस करेंगे, नहीं करेंगे ना। आवश्यकता आविष्कार की जननी, आपका पैसा है तो कहेंगे छोड़ो ये सब काम नहीं करेंगे। लेकिन जिसकी स्थिति खराब है, वो दुष्चक्र में फंसा है, तो उस दुष्चक्र की मानसिक अवस्था में होने के कारण वो अपना विकास की बात सोचेगा ना। तो ये कहना कि गरीबी के दुष्चक्र की वजह से वो गरीब है, चूंकि यहाँ गरीब है, फिर थोड़ा सा कमाया खाया फिर गरीब हो गया, फिर कुछ कमाया खाया फिर खत्म, फिर गरीब, फिर गरीब। तो ये जो ट्रांजिशन की बात हम कर रहे हैं, जो नरगिसे वाला, कि यहाँ से चला यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर घूम के यहीं आ गया, तो ये चीज़ नहीं है। क्योंकि गरीबी होने का एक फायदा ये है कि आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको प्रोत्साहन मिलता है, आपकी कमिटमेंट में वृद्धि होती है कि मैं भी आईएएस का एग्जाम पास करूंगा, है कि नहीं? इट इज ए मोटिवेशन। गरीब होना एक गुण है, न कि अवगुण है, ऐसे जैसे हम बता रहे हैं। दूसरी चीज कि वो कैसे काम करेगा, तो हमने बताया फ्रीलांसिंग करेगा। फ्रीलांसिंग में जो हमने यूट्यूब वाली बात बताई, देखिए जो मर्जी डालिए, रीडिंग बढ़ाइए, रेटिंग बढ़ाइए, पैसा कमाइए, लोग कमा रहे हैं। दूसरा, फ्रीलांसिंग के अलावा आप जो है मैन पावर एजेंसी, देश में बहुत श्रमिकों की ज़रूरत है, आप श्रमिकों को हायर करिए, इकट्ठा करिए, और जहां उनकी ज़रूरत है उनको सप्लाई कर दीजिए। तो आपको कितना रुपया लगा इसमें? 1 रुपया भी नहीं लगा। तो बिना पैसे का भी निवेश हो सकता है ना। तो फ्रीलांसिंग करिए, यूट्यूब के थ्रू करिए, मैन पावर सप्लाई करिए, और कुछ नहीं समझ में आता तो आप जो है मंडी चले जाइए, वहाँ से कुछ सामान उपभोक्ता वस्तुएं लेकर के उसको सेल परचेज कर लीजिए। और पांचवा, आप जिस टाइप के हैं, सपोज आप अनस्किल्ड हैं, यूएसडब्ल्यू हैं, या सेमी स्किल्ड हैं, तो लेबर मार्केट होता है ना, बाजार हर शहर में लगता है लेबर का मार्केट। सुबह 6-7 बजे से लेबरर वहाँ पहुँच जाती है, लोग हायर करके म्यूचुअल एग्रीमेंट, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ले जाते हैं। तो आपने अर्जित किया ना कुछ। तो बिना पैसे का, बिना निवेश का भी गरीबी से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है, वो मैंने 4-5 तरीका बताया। और भी तरीके ढूंढ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मोदी जी ने कहा कि पकौड़े बेचो, तो लोगों ने मजाक बनाया। दिस इज नॉट जोक, दिस इज सीरियस। भाई आपसे कुछ नहीं हो सकता, तो माइक्रो फाइनेंसिंग, सीतारमण जी वित्त मंत्री अभी कोटा में या कहीं दे रही थी, मैं देख रहा था वीडियो, 3000 लोन, 6000 लोन। तो 3000 लोन मिला तो आप बकरी वगैरह कुछ खरीद के पालिए, है कि नहीं? तो गरीबी का दुष्चक्र सामाजिक आर्थिक विकास की गति मंद करता है, ये बात पूरी तरीके से सत्य नहीं है। क्योंकि गरीबी में आदमी को मोटिवेशन मिलता है, और उस मोटिवेशन में ये सब काम करता है और अपनी गरीबी से मुक्ति पाता है। इसीलिए इस सेंटेंस से आप 100% सहमत मत होइए, आंशिक रूप से सहमति जता दीजिए, थोड़ी उसकी बात भी रह जाए, बात खत्म। 80% आप एग्री मत होइएगा। तो पॉवर्टी का स्थिति ये है देश में, जो हमने बताया। और उसके बाद रोजगार है, वो कल पढ़ाएंगे। और गरीबी से रिलेटेड जो चीज़ है, वो 2-3 वर्ड और ध्यान रखिएगा। गरीबी, पॉवर्टी, आपको मालूम है देश में कितना है? 22% लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, है ना। और इस 22% में जो भी फिगर आएगी, लगभग कितना आएगी, 13 दूनी 26,
28-30 करोड़ लोग आएंगे, उस 28-30 करोड़ में 5 करोड़ की संख्या, वो आप याद रखिए। नहीं 22 है, लेटेस्ट हमने 28-30 करोड़ है, तुम सही बोल रहे हो, 28-30 करोड़ है, चूंकि अभी 130-35 करोड़ है हम लोग पिछले के हिसाब से, तो 13 दूनी 26 है, 13 दूनी 26, 28.6, तो 28-30 करोड़ है, आप सही बोल रहे हैं। परसेंटेज में 22%। तो ये चीज़ जो है आप याद रखिए। और इसके बाद जो गरीबी से रिलेटेड शब्द मैं बता रहा था वो ये था हंगर, भूख। और एक टर्म मैं कल बता रहा था हिडन हंगर। हिडन हंगर का मतलब ये होता है कि आपको पौष्टिक भोजन न मिलना, ऐसा भोज्य पदार्थ जिसमें न्यूट्रिएंट्स, पोषण के तत्व कम होते हैं और उसको आप ग्रहण करते हैं, तो उस स्थिति को बोलते हैं हिडन हंगर। मतलब उसकी भूख शांत नहीं हुई क्योंकि उसको पौष्टिक तत्व नहीं मिला, वो सिर्फ जीने के लिए जी रहा है, और उसके शरीर में जो तमाम तरीके के पोषण तत्व है जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये ऑल दिस कॉल्ड आर न्यूट्रिएंट्स फूड्स, ये सब चाहिए ना, वो सब नहीं मिलेगा तो बेचारा 40 साल में जो है बेचू की तरफ बूढ़ा दिखने लगेगा। आदमी गांव देहात में देखिए ना, 40 साल में ही बूढ़ा लगता है कि 60 साल का बूढ़ा हो गया, फिर गाल वाल धस जाएगा, आंखें अंदर चली गई, हड्डियां दिख रही है, वेरिकोज वेंस दिखने लगेंगे। तो क्यों? क्योंकि उसको हिडन हैंगर है। हिडन हैंगर मीन्स कि वो भोजन जिसमें पोषक तत्वों की कमी हो। अब वो 4 दिन स्टेल फूड खा रहा, 2 दिन का बना हुआ खा रहा, वो तो विषाक्त हो जाता है। फ्रिज है नहीं गाँव में, आप देखिए झुग्गी झोपड़ियों में जाके देखिए कभी कैसे लोग रहते हैं, कैसे खाते हैं, बाप रे बाप। आप वहाँ 24 घंटे बैठ के देखिए, खाइए मत, खाली फील करिए। तो आईएएस की परीक्षा पास करने के लिए आपको ऐसी जगह तैनात कर देना चाहिए जहाँ पे इस टाइप की दुर्दशा का चित्रण हो रहा हो। अब फिर आपसे पूछना चाहिए कि अब कैसा लगा, 24 घंटे उनके यहाँ साथ बिताए, घर में रहे, झोपड़ी में रहे, कैसा फील हुआ? तब आप कहेंगे ना ना अब तो बहुत खराब फील हुआ, अब आईएएस की तैयारी में तन मन धन से करूँगा। तो इसको यहीं पे विराम देते हैं, 1 बजने वाला है। और आपको फिर ये बताना चाहेंगे कि ऋषा आईएएस का ऐप जो गूगल स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। कल से ये क्लास जो है उसी पे आपको उपलब्ध होगी। तो टेस्ट सीरीज है, उसमें तमाम प्रोडक्ट है, पेड है, अनपेड है, फ्री है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, यूपीएससी का, बीपीएससी का, और ऐप डाउनलोड करिए। कल से हम आपको उसी ऐप पे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, और इस दुआओं के साथ कि आप अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।